चलिए इसके बाद देखिए, हम जो है पहला पॉइंट कर चुके थे, अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट करने वाले हैं कि सभी पक्षियों का आकार धारा रेखीय होता है, जिसके कारण उन पर वायु द्वारा कम घर्षण लगता है और वे सुगमता पूर्वक उड़ती हैं, क्योंकि उनका आकार धारा रेखीय होता है। याद रखिएगा, धारा रेखीय शब्द कई बार आएगा और यही शब्द ऐसा है जिसकी वजह से उड़ना संभव हुआ है। ठीक है, तो सभी पक्षियों का आकार धारा रेखीय होता है, इसी की वजह से वायु द्वारा कम घर्षण लगता है और वे सुगमता से उड़ सकती हैं। कि जैसे ही इस हवाई जहाज पर आगे और पीछे से इस तरीके से हवा जाएगी, ठीक है, उसको बहुत ही कम टाइम मिलेगा सतह को रगड़ने का, हवा को बहुत कम टाइम मिलेगा हवाई जहाज की सतह को रगड़ने का, जिसकी वजह से घर्षण बल कम लगेगा और हवाई जहाज आराम से आगे जा सकता है। और यही वायु जब हवाई जहाज के मिडिल पार्ट पे पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, तो उड़ने में, ऊपर रहने में मदद करेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप उस पक्षी को भी देख सकते हैं कि पक्षी का सामने का जो हिस्सा है ये बहुत ही पतला है, और जैसे ही यहाँ से उसके ऊपर से हवा गुजरती होगी तो हवा बट जाती होगी, और बटने की वजह से बहुत ही कम टाइम मिलता है कि वह छू सके किसको, सतह को, पक्षी की, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे और देख लेते हैं कि तीसरे वाला पॉइंट क्या है, ताकि और इजीली समझ में आ सके। सभी वाहनों, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, अंतरिक्ष यान आदि का आकार धारा रेखीय बनाया जाता है, जिसके कारण वे कम घर्षण अनुभव करते हुए सुगमता पूर्वक गति करते हैं। मतलब आप अगर एक ध्यान से देखो कि चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, सबका आगे का हिस्सा कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है। ठीक है, जैसे कि अगर जीप की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि जीप जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है ना, इसी तरीके की होती है शायद, और इसमें भी आप महसूस कर सकते हो कि सामने का जो आकार है ये वाला, ये पतला है, कम है। चौड़ाई तो जीप की यहाँ तक की हो सकती थी, लेकिन इतनी ही रहती है, जिससे कि क्या है, कम से कम घर्षण बल गाड़ी पर महसूस हो। जब गाड़ी आगे की तरफ, मतलब इस तरफ को बढ़ रही हो, तो घर्षण कहाँ लगेगा, उल्टा की तरफ ऐसे लगना है, तो कम से कम घर्षण लगे और गाड़ी आराम से आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्या आपने कभी टूटते हुए तारे या उल्का पिंड को देखा है? उसकी पूंछ दिखाई देती है। वास्तव में ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो बहुत तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और वायुमंडल में आते ही घर्षण के कारण उनका तापमान क्या होता है, उनका तापमान जो है बढ़ जाता है। जो पीछे अगले पेज पे लिखा हुआ है वो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको समझा ज़रूर देती हूँ वो भी कि ये जो कहानी इन्होंने लिखी है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप ये बताओ कि आपने वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि टूटता तारा देखो, और देख के कोई भी आप दुआ मांग लो या कोई भी चीज़ मांग लो भगवान से तो वो पूरी कर देता है ना। तो ऐसा है कि वो जो टूटता तारा है उसकी असलियत, और यहाँ पर खोल लेते हैं कि उसकी असलियत क्या होती है। तो ये होती है कि पहली बात तो ये कि उल्का पिंड तो आपने देखे ही होंगे, है ना। देखिए इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि यह आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी गोल नीचे से कुछ है इस तरीके से और चपटी है ऊपर से, तो यह आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर जो है कई सारी सतह हैं। सतह किस चीज़ की है, वायुमंडलों की, है ना, कई सारी वायुमंडल की सतह है। और उल्का जो होता है, उल्का पिंड जिसको कहा जा सकता है, ये बेसिकली ऐसा माना गया है कि बहुत बड़े प्लैनेट के टुकड़े हैं। ठीक है, यह टुकड़े जब अपने अक्ष से हटकर पृथ्वी की सतह तक, पृथ्वी के वायुमंडल तक आती हैं, तो क्योंकि ये जब पृथ्वी की वायुमंडल पर घुसते हैं, ठीक, यहाँ पर घुसते साथ ही इनकी तो गति है तेज़, जो पिंड आ रहे हैं इनकी है गति बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक, बहुत ज़्यादा गति तेज़ है, लेकिन हमारा जो वायुमंडल है वो रोकने की कोशिश करता है किसको, इन पिंडों को। ठीक, अब जब वो रोकने की कोशिश करेगा तो दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाता है, घर्षण। क्या शुरू हो जाता है, घर्षण। और इस घर्षण की वजह से यह पत्थर जो है, यह उल्का पिंड जो है, ये गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है, गर्म। और गर्म होने की वजह से और तीव्र गति होने की वजह से इसमें आग लग जाती है।
ठीक। और आग जो है ये ऊपर की तरफ उठती हुई ना दिखती हुई कहाँ को दिखती है, इस तरीके से दुम की तरफ पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है। आई बात समझ में आपको? तो जब ये पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है तो धरती की सतह तक आए बहुत सारे उल्का तो धरती की सतह पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहले ही टूट जाते हैं। लेकिन जिनका आकार बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, वही सतह पे आकर टूट पाते हैं। लेकिन ये जलते हुए होते हैं। और जलते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि जैसे ही ये पृथ्वी की सतह पर आते हैं, ठीक, पृथ्वी की सतह पर आते ही इनकी, क्योंकि तेज़ गति से आ रहे हैं और हमारे वायुमंडल को छूते हैं, तो वायुमंडल नहीं चाहता है कि उल्कापिंड नीचे आए, और आने उल्कापिंड की गति और वायुमंडल के बीच में घर्षण पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उल्कापिंड गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से उसमें आग लग जाती है, जो कि पीछे की तरफ एक पूंछ की तरह वो नीचे धरती से दिखाई देती है। और कुछ ही उल्कापिंड ज़मीन या धरती पर आ पाते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, वरना जो छोटे उल्कापिंड हैं वो तो क्या होता है कि हमारे जो आसमान की कुछ पहली सतह हैं उन्हीं पर ही वो जलकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आइए ये प्रक्रिया पढ़ लेते हैं कि ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाई गई है, आपके लिए एक्टिविटी बनाई गई है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। कि उद्देश्य देखिए इसका क्या है। उद्देश्य वायु के कारण लगने वाले घर्षण का अध्ययन करना, कि हवा जो है वायु वो भी घर्षण पैदा करती है क्या, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए आवश्यक सामग्री, एक समतल कागज़ और कागज़ से बनाई गई गेंदे आदि। और प्रक्रिया देखिए, अपने एक हाथ में समतल कागज़ का टुकड़ा तथा दूसरे हाथ में कागज़ की गेंद लेकर इन्हें समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ें। इनमें से कौन पहले धरती पर पहुंचता है। तो अवलोकन किया आपने, भाई जब तक आप अवलोकन करेंगे उससे पहले आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको करना ये है कि आप सबसे पहले एक बड़ा सा क्या ले लें, बताइए, पेज ले लें। ठीक है, पेज ले लीजिए, और पेज लेने के बाद आप उसी आकार के पेज को, मान लीजिए ये आपका एक पन्ना है, इतना ही बड़ा पन्ना ले लीजिए आप। एक बड़ा सा पन्ना लिया और उसी पन्ने को आप मोड़ के उसकी एक गेंद बना लें। ठीक है, तो एक हो गया पन्ना और दूसरा हो गया गेंद। आप एक ऊंचाई पे, मान लीजिए इसी ऊंचाई पे आप खड़े हो जाइए और उन दोनों को एक ही साथ नीचे आप फेंकें। जब आप फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि कोई एक चीज़ जल्दी से नीचे आ रही है और एक कोई चीज़ देर से आती है। तो आप खुद ये करके देख सकते हैं और मुझे बल्कि बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जल्दी आई थी और कौन सी चीज़ देर से आई थी। तो बच्चों बताइए, सोचिए कौन सी चीज़ आई होगी। मेरे हिसाब से तो जो है ये जो गेंद है ना, ये गेंद ये शायद पहले आई होगी। गेंद पहले क्यों आई होगी, और जो पेज है, पन्ना है, ये देर से आया होगा। क्यों आई होगी, ये वाला सवाल मैंने बीच में किया था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, तो अब मैं उसका जवाब दे देती हूँ कि ये क्यों आई होगी। जल्दी इस पे चले जाते हैं कि जब एक पन्ना हवा से होकर गुजरा होगा तो हवा ने उसको, उसकी सतह को हर तरफ से छुआ होगा, है कि नहीं। हर तरफ से हवा ने उसकी सतह को छुआ होगा। जितनी जगह से, जितनी तरफ से हवा ने पन्ने की सतह को छुआ है उतनी जगह से घर्षण उत्पन्न हुआ होगा। और घर्षण देखिए कितना ज़्यादा उत्पन्न हुआ है ना, इतना सारा घर्षण उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से पन्ना धीमी गति से नीचे आ पाया। ठीक, यहीं पर ही जब बॉल, देखिए बॉल का आकार पन्ने के आकार से कम है। ठीक, और जैसे ही इसमें हवा लगनी शुरू हुई, जब वो नीचे आने लगा तो हवा लगनी शुरू हुई, तो हवा जो है बहुत ही कम एरिया में टच कर पाई, बहुत ही कम जगह पर जो है किसको टच कर पाई, बॉल को, जिसकी वजह से घर्षण कम लगा। इसीलिए बॉल तेजी में नीचे आ गई और पन्ने को आने में टाइम लगा। कुल मिला के यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया होगा चीज़ का, किसी भी चीज़ का, वस्तु का, उतना ही घर्षण उस पर लगेगा ज़्यादा, और जितना कम एरिया होगा, जितना कम आकार होगा उसका, उतना ही घर्षण बल उस पर कम लगेगा। ठीक है, चलिए तो अवलोकन देख लेते हैं क्या हुआ था। अवलोकन ये है कि आप पाएंगे
कि कागज़ की गेंद धरती पर पहले पहुंचती है। इसका निष्कर्ष देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समतल कागज़ का पृष्ठ क्षेत्रफल कागज़ की गेंद की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण यह अधिक घर्षण अनुभव करता है और धीमी गति करता है। दूसरी तरफ कागज़ की गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण यह कम घर्षण बल का अनुभव करता है। फलस्वरूप तीव्रता से गति करता है। देखिए वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई कि कागज़ का क्षेत्रफल ज़्यादा था, जिसकी वजह से हवा ने हर तरफ से उसको टच किया, और हर तरफ से टच करने पर क्या हुआ, उसका क्या बढ़ गया, बताइए, उसका बढ़ गया घर्षण बल। और घर्षण बल बनने की वजह से घर्षण ने उसको धीमी गति से नीचे जाने दिया। ठीक है, घर्षण तो चाहता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ मूव करे, लेकिन क्योंकि ऊपर से गिरे हैं तो कहीं ना कहीं तो अटके होंगे ना। चलिए आगे देख लेते हैं इस बॉल के बारे में। तो बॉल का यही है कि बॉल का बहुत ही कम हिस्सा हवा छू पाती है और घर्षण लगा पाती है, इसीलिए इसमें घर्षण कम और कागज़ पर घर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये NCERT का ही चैप्टर है, बस फ़र्क क्या है इसमें समझ लीजिए कि फ़र्क ये है कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश की किताब में अगर आप देखें तो कोई अंतर नहीं, सिर्फ भाषा का अंतर है कि एक जगह हिंदी है और दूसरी जगह इंग्लिश, बस। बाकी सारे के सारे पॉइंट एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आगे देखते हैं। इतना अधिक हो जाता है कि ये कागज़ पकड़ लेता है और जलने लगता है। यही कारण, अच्छा, ये जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, पुच्छल तारा के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी पूंछ दिखाई देती है। अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। केवल कुछ विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराते हैं। उल्कापिंड के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फिर आ गया तो फिर बता देती हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और पृथ्वी पर ये काफ़ी सारी क्या हैं, यह हैं वायुमंडल की सतहें। ठीक, कई सारी हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की जो सतह हैं ये हमारी पृथ्वी को बचाए रखने में, पृथ्वी को पृथ्वी बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर बाहर से एक उल्का आया, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी कई सारी सतहें हैं वायुमंडल की। ठीक, जैसे ही यहाँ पर कोई पिंड आता है, पिंड जो है गोल बना लेते हैं, पिंड आता है, पिंड हमारे वायुमंडल को छूता है, क्योंकि पिंड की गति तेज है, वायुमंडल रोकने की कोशिश करता है, वायु उसको रोकने की कोशिश करती है, और रोकने के चक्कर में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा गति उतना ज़्यादा क्या, उतनी ज़्यादा घर्षण, तो बहुत ज़्यादा घर्षण प्रोड्यूस हो जाता है। और घर्षण मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण बल जो है वो किसका रिजल्ट करता है, वो पैदा करता है हीट को, किसको, ताप को। और हीट किसको प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है फायर को, आग को। ठीक, तो यहाँ पर लग जाती है आग, क्या लग जाती है, आग। जैसे ही उल्कापिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है, घर्षण के कारण उल्कापिंड गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है। ठीक, और सतह पर आए तक, जब तक वो सतह पर आता है, ठीक, उस पे लगी हुई आग कैसे दिखती है, जैसे कि पूंछ। और बहुत सारे उल्कापिंड जो हैं वो वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पृथ्वी की सतह तक सिर्फ वही उल्कापिंड पहुंचते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं, और बड़े साइज़ के होने की वजह से वो पूरी तौर पे नहीं जल पाते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा जो अभी तक मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद देख लेते हैं कि घर्षण के लाभ। भाई घर्षण के बारे में अभी तक बस यही सुनते आए हैं कि घर्षण ये करता है, घर्षण वो करता है, घर्षण ऐसा, घर्षण वैसा। अब घर्षण क्या कुछ लाभकारी भी है हमारे लिए, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि घर्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। कील तथा पेंच घर्षण के कारण ही लकड़ी के गुटकों या दीवारों को कसती है। आपने देखा होगा कि ये हथौड़ी है और ये कील है, अब इसे जैसे ठोके जा रहे हैं, अगर घर्षण नहीं होता
तो कील को अंदर कोई भी फंसा कर नहीं रख सकता। ठीक, घर्षण है इसीलिए ये कील अभी भी दीवार में अटकी हुई है। अगर घर्षण नहीं होता तो कील कभी भी दीवार के अंदर नहीं होती। तो ये पहली वाली बात होगी। इसके बाद हम सड़क तथा अपने जूते या चप्पल के मध्य लगने वाले घर्षण के कारण ही चलने में सक्षम होते हैं। अगर आप ये देखें कि हमारी रोड की सतह ये है, ठीक, और आपके पैर या आपके जूते इस तरीके से हैं। अगर यहाँ पर घर्षण बल ना हो तो आप फिसल कर गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। घर्षण की वजह से ही आप अपना पैर आराम से रख पाते हैं और फिर उसको उठाकर दूसरी जगह फिर रख पाते हैं। जैसे ही आप दूसरी जगह रखते हैं फिर घर्षण एक्ट करता है और आप आराम से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, वाहनों के टायरों और सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण के कारण ही यह गति करते हैं। यदि वाहन के टायरों तथा सड़क के मध्य घर्षण नहीं होगा तो इन्हें रोकना असंभव होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि टायर जो बड़े बड़े होते हैं उसमें से कटिंग किसी ग्रूव्स वाली डिज़ाइन बनी होती है ना, बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी होती है और बड़ी गहरी गहरी होती है कि आप अपनी एक पूरी उंगली का आधी उंगली तो आपकी उस टायर में जा सकती है, उसकी डिज़ाइन के अंदर जा सकती है। तो ये डिज़ाइन इसीलिए की जाती है ताकि घर्षण बल को बढ़ाया जा सके। डिज़ाइन क्यों बनाई जाती है? ताकि घर्षण बल को बढ़ाया जा सके और बड़ी बड़ी गाड़ियों को, बड़े बड़े ट्रक को, ट्रेलर को और डंपरों को अचानक से रोका जा सके। ठीक है, आई बात समझ में? तो वाहनों को रोकने के लिए ही इतना सारा काम किए जाते हैं, उनमें डिज़ाइनदार टायर डाले जाते हैं ताकि घर्षण बढ़े और घर्षण के बढ़ते ही टायर गाड़ी जो है कहीं भी रुक सके आराम से। इसके बाद देखिए, हम कागज़ तथा पेन या पेंसिल के मध्य लगने वाले घर्षण के कारण ही इस पर लिख पाते हैं। यही कारण है कि खुरदुरे या चिकने कागज़ पर लिखना कठिन होता है। आप एक बटर पेपर लिख लो, आप एक बटर पेपर ले लो, बटर पेपर पे आप एक बॉल पॉइंट पेन से लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे, एक अक्षर भी नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाए? इसलिए नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये जो बटर पेपर है ये बहुत ही चिकना होता है। चिकना होने की वजह से इसमें क्या नहीं है? घर्षण नहीं है। जब घर्षण नहीं है तो पेन अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक, लेकिन अगर इसी जगह पे आप जो नॉर्मल कॉपियाँ बाज़ार में आती हैं जिसमें अपन लिखते हैं वो ले लो और एक पेन ले लो, तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच में घर्षण बल, क्योंकि कागज़ भी रफ होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है, कागज़ कैसा होता है? रफ होता है। और इसकी वजह से और पेंसिल की रगड़ की वजह से या पेन की रगड़ की वजह से हम कागज़ पर आराम से लिख पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक कि आपका समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि घर्षण से हानियाँ। लाभ तो हमने समझ लिया भाई कि लाभ ये होता है कि हम जो है आराम से वाहन चला सकते हैं, गिरेंगे नहीं। दूसरा, हम कागज़ और पेंसिल से कागज़ पर पेंसिल या पेन से लिख सकते हैं। तीसरा, हम कील और पेचों को ठोक सकते हैं, हम चल सकते हैं आराम से, है ना। तो ये सारे इसके फ़ायदे थे, लेकिन अब हानि भी देख लेते हैं कि घर्षण हानि भी करता है हमारे लिए। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि घर्षण के निम्नलिखित हानियाँ हैं। जब आप एक ही जोड़ी जूता या चप्पल को लगातार कई महीनों तक पहनते हैं तो इसका सोल, तलवे लगातार घर्षण के कारण घिस जाते हैं। जब आप एक ही तरह का जूता कई दिनों तक पहनते रहो, खूब आओ जाओ चलते फिरते रहो, आप देखोगे कि उसका तलवा घिस गया। आप घिसे हुए तलवे को भी पहनोगे तो दो बातें हो सकती हैं कि पहली बात तो आप गिर सकते हो और दूसरी बात तलवे में छेद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब गिर सकते हो वाली कंडीशन क्यों हुई? क्योंकि तलवे में जो कटिंग होती है, इस कटिंग, ये देखो, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये कटिंग वाली यहाँ पर, तो ये कटिंग इसीलिए की जाती है ताकि घर्षण बल बढ़ जाए। जितना ज़्यादा घर्षण होगा हम उतने ही आराम से चल सकते हैं और रुक भी सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं और फिर दोबारा भी चल सकते हैं। तो ये अगर घिस गया तो घर्षण हो जाएगा कम, जिसकी वजह से हम फिसल कर गिर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और चलने में भी हमें बहुत डर लगेगा। उसके बाद देखिए, लिखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पेंसिल या चौक लगातार घर्षण के कारण छोटी होती जाती है। इसी प्रकार
मिटाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर भी लगातार घर्षण के कारण छोटी होती जा रही है। भाई जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, वो क्या बढ़ेगी थोड़ी ना, वो तो कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी। और यहाँ पर तो कुछ और ही चीज़ें, यहाँ पर आप पेपर ले रहे हो और पेपर पे पेंसिल से आप लिख रहे हो, तो जब तक ऊपर की सतह घिसती नहीं जाएगी, घिसेगी 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 घिसेगी, तभी आप लिख पाओगे। और घिसना बंद तो लिखना बंद। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सतह रगड़ खाएंगी और रगड़ से ही आगे लिखाई हो पाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अगला देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट जो है हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखिए इसका अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगातार प्रयोग करते रहने पर वाहनों के टायर घिस जाते हैं। ऐसा टायरों एवं सड़क के मध्य लगातार घर्षण के कारण होता है। चिकने टायरों से यात्रा करना दुर्घटना को आमंत्रण देना होता है, आमंत्रण देने जैसा होता है। भाई अगर आपने टायर नहीं देखे, ठीक, कहीं लंबी दूरी पर जाने से पहले अगर आपने टायर नहीं देखे और टायर के जो कटिंग्स होती हैं ये आपको साफ नहीं नज़र आ रही, घिसी हुई नज़र आ रही है, चिकनी सतह नज़र आ रही है, तो मान के चलिए कि आपका घर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप स्लिप कर सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कारखानों में लगातार चलते रहने के कारण मशीनों के अनेक भाग लगातार घर्षण के कारण घिस जाते हैं। जहाँ पर मशीनों को लगातार चलना होता है कारखानों में, वहाँ पर बार बार मशीनें घर्षण के कारण गर्म हो जाती हैं, या फिर घर्षण के कारण इनके जो पार्ट्स हैं वह क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो हमें बार बार उन मशीनों का, उन पार्टों को बदलना होता है, या फिर ऐसी चीज़ों को लगाना होता है जिससे कि घर्षण बल कम हो सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद, चूँकि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः कारखानों की मशीनें, वाहनों के इंजन आदि से लगातार चलते रहने के कारण ये गर्म हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बड़ी देर तक कोई मशीन चला लो तो वो गर्म हो जाएगी। वो गर्म इसीलिए हो जाती है क्योंकि घर्षण जो है वो क्या उत्पन्न करता है, मैंने पहले ही बताया है कि घर्षण उत्पन्न करता है ऊष्मा, और ऊष्मा और ज़्यादा उत्पन्न क्या करती है, आग। ऊष्मा क्या उत्पन्न करती है, आग। ठीक है, तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या किसी भी मशीन को गर्म होता देखें तो उसे थोड़ी देर को बंद कर दें, नहीं तो ऊष्मा जो है उस पूरी डिवाइस को जलाकर राख कर देगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कि घर्षण के कारण ऊर्जा की अधिकांश मात्रा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब हम दो सतह को देखें, आपस में रगड़ करते जाएं, ठीक है, मान लीजिए इन दोनों सतहों के बीच में आपस में रगड़ चली रही है, तो क्या होगा कि रगड़ जो है वो निरंतर होने के कारण ऊष्मा या हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, इस बॉल के अंदर ये गर्म हो जाएगी। तो बहुत सारा जो भाग है घर्षण का वो किस चीज़ में चला गया, वो इस सतह को गर्म करने में चला जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट या हीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं कि हमने आगे देखिए कि क्या और है। हम अब नया जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है घर्षण बढ़ाने की विधियाँ, कि हम किस तरीके से घर्षण बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ आपको, ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, और एनसीईआरटी जो है वो पूरे भारत देश में कई स्कूलों में पढ़ाई जाती है। यूपी बोर्ड में भी कई सारे टॉपिक एनसीईआरटी के इस्तेमाल होते हैं। तो ये किताब एनसीईआरटी की है, लेकिन माध्यम इसका हिंदी है, तो आप इसको अन्यथा ना लें या किसी और तरीके से ना जोड़ें। टॉपिक वही हैं जो एनसीईआरटी की किताबों में हैं। आप इन किताबों को इंग्लिश की किताबों में, इन टॉपिकों को इंग्लिश की किताबों में भी ढूंढें, आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे ये टॉपिक। ठीक है, समझने के लिए कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश, तो उनके लिए हिंदी मीडियम में बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि घर्षण बढ़ाने की विधियाँ, कि अगर आप चाहते हैं कि घर्षण बढ़े तो कैसे बढ़ सकते हैं। भाई दो चीज़ों को रगड़ दो, आपस में खुरदुरा बना दो, अपने आप बढ़ जाएगा।
खैर पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि घर्षण को निम्नलिखित विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले गतिमान सतहों को खुरदुरा कर कर। बहुत आसान है कि अगर एक सतह ऐसी है तो दूसरी सतह उससे भी खराब कर दो इस तरीके से, ठीक। जब दूसरी सतह और ज़्यादा खराब होगी तब आप देखेंगे कि यहाँ पर लगने वाला घर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया घर्षण बढ़ाने का तरीका। उदाहरण पे भी देख लें। उदाहरणतः वाहनों के टायरों के डिज़ाइन विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं। घर्षण बढ़ाने के लिए इनकी सतह पर खांचे और उभार बनाए जाते हैं। अधिक घर्षण के कारण वाहन सड़क पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और तथा डगमगाते नहीं हैं। जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी वाहन की, किस पर, सड़क पर, और वह गिरेंगे नहीं, स्लिप नहीं होंगे या डगमगाएंगे भी नहीं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सतहों का खुरदुरापन बढ़ाकर। अगर सतह चिकनी है तो बस इसको कहीं कहीं से काट दीजिए, इसको खुरदुरापन बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि अपने आप क्या हुआ, अपने आप घर्षण बल बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, माचिस की डिब्बी की सतह तथा माचिस की तीली की सतह खुरदुरी बनाई जाती है, जिसके कारण अधिक घर्षण उत्पन्न होता है और तीली गर्म होकर आग पकड़ लेती है। ये तो बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है, आप लोग 1000 बार तो कर ही चुके होंगे लाइफ में अपनी, है ना। तो यहाँ से ये एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम घर्षण खुद बढ़ा दें, स्वयं बढ़ा दें, खुरदुरापन बढ़ाकर, तो किसी भी तरीके से ऊष्मा या आग का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई पहले ज़माने में भी तो जब आग उत्पन्न की गई थी तो 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा गया था और रगड़ के ही क्या बनाया गया था, हीट। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अब हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए कि वर्षा के समय भूमि फिसलनदार हो जाती है और इसी कारण घर्षण बढ़ने हेतु उस पर रेत या मिट्टी छिड़क दी जाती है। भाई आप नॉर्मली ये देख चुके हो कि जब बारिश होती है तो सतह बहुत चिकनी हो जाती है, गाड़ी हमेशा स्लिप करने लगती है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, मिट्टी या बजरी डाल दी जाती है ताकि वो रुक जाए। उसके बाद देखिए, आपने धावकों या खिलाड़ियों के जूतों में कांटों के समान रचनाएं देखी होंगी। इनका प्रयोग घर्षण बढ़ाने हेतु किया जाता है। ये जो धावक होते हैं या फिर जो प्लेयर्स होते हैं, रनर्स और प्लेयर्स, इनके जो जूते हैं उनमें स्पाइक्स लगे होते हैं। इस तरीके का जूता है जैसे नीचे से, तो इसमें छोटे छोटे से कांटे टाइप के होते हैं। ये कांटे इसीलिए लगे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घर्षण बल बढ़ जाए और घर्षण बल के बढ़ने से प्लेयर एकदम से रुक सके और फिर दौड़ सके और फिर रुक सके और फिर दौड़ सके, मतलब अपनी बॉडी को बैलेंस बना सके और चाहे जब दौड़ जाए तो चाहे जब रुक जाए। जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल के खेल में या क्रिकेट के खेल में क्या होता है कि पहले तो बॉल आई और जैसे ही बॉल आ रही है तो प्लेयर अपनी जगह खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने किक मारते ही वो बॉल के पीछे पीछे दौड़ने लगता है फुटबॉल में। तो दौड़ते दौड़ते फिर उसने इस तरफ मारी, फिर उधर मारी, फिर जब बॉल उसके हाथ से चली गई तो वो धीरे से खड़ा हो गया, है ना। तो यही है कि रुकना और दाएं बाएं अचानक से मुड़ जाना और कहीं भी किसी भी पोजीशन में आने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो खड़ा हो सके। और खड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, घर्षण बल का ज़्यादा होना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है घर्षण घटाने की विधियाँ। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे घर्षण को बढ़ाने की विधियाँ। अब हम ये देखेंगे कि भाई घर्षण जब परेशान करने लगे तो उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कि घर्षण घटाने की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है स्नेहकों का प्रयोग करके सतहों को चिकना बनाया जा सकता है। आपने ग्रीस देखा होगा, आपने तेल हमारे घरों में होता है, तेल है, ऑयल है, क्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्नेहक होते हैं और ये जो है अगर हम सतह पर लगा दें तो सतह को चिकनी बना देती है, जिससे कि घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम पहले ही जानते हैं कि चिकनी सतहों के बीच कम घर्षण होता है। यही कारण है कि मशीनों के गतिमान भाग बहुत चिकने बनाए जाते हैं। इस कार्य के लिए मशीनों के गतिमान भागों को तेल या ग्रीस से ढका जाता है। ऐसा करने से घर्षण कम हो जाता है।
स्नेहक ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हो सकता है। देखिए क्या है कि इस तरीके से मान लीजिए कोई मशीन है, तो मशीन का जो बाहर का सरफेस होगा, बाहर का जो सरफेस है वो कुछ खुरदुरा सा रहता है। अगर आप इस पर कोई भी ग्रीस या स्नेहक लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, क्रीम लगा देते हैं, तो जितनी इसमें खंड बने हैं बीच में, ठीक, जो कि घर्षण को बढ़ाते हैं, वो भर जाते हैं। ऐसे सब भर गए। अब क्या आ गया, सामने आ गई स्मूथ चिकनी त्वचा। जब स्मूथ चिकनी त्वचा होगी तो क्या होगा, यहाँ पर घर्षण नहीं होगा, या घर्षण कहेंगे हम कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये यहाँ पर आके हो जाएगा 0। ठीक, तो घर्षण को इस तरीके से चिकना बनाकर कम किया जा सकता है। और चिकना बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ का, किसी भी तैलीय चीज़ का या किसी भी कहना चाहिए क्रीम जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर तो ग्रीस इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है कि उद्देश्य है कि यह दर्शाना कि स्नेहक किस प्रकार घर्षण को कम करते हैं। आवश्यकता सामग्री देखिए सरसों का तेल, और प्रक्रिया देखिए कि अपनी 2 उंगलियों के मध्य सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालिए और इन्हें आपस में रगड़िए। आप क्या देखते हैं, अवलोकन, आप पाएंगे कि आपकी उंगलियां एक दूसरे पर आसानी से गति कर रही हैं। निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर सरसों का तेल एक स्नेहक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली आप एक दोनों उंगलियों के बीच में 1-2 बूंद डाल लीजिए तेल का, और आप थोड़ा आगे पीछे उंगलियों को खिसकाएंगे तो महसूस करेंगे कि उंगलियां बहुत ही चिकनी हैं। ठीक है, बड़े आराम से मूव कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर तेल लगाने से घर्षण बल 0 हो चुका है। ठीक है, तो अब अगली पॉइंट देख लेते हैं बच्चों कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट नंबर 2 ये है कि यदि आप अपनी साइकिल को कई महीने के पश्चात चलाते हैं तो इसे चलाने के दूसरा पेज देख लेते हैं कि उसे चलाने के अब आप खुद बताओगी, अगर आपने साइकिल बहुत दिनों के बाद चलाई तो क्या होगा। तो मैं पढ़ देती हूँ आपको कि क्या होगा कि यदि आप अपनी साइकिल को कई महीनों के पश्चात चलाते हैं तो इसे चलाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता है, परंतु यदि आप इसकी चेन में और स्पोक्स में थोड़ा सा मशीन तेल डाल देंगे तो यह आसानी से चलने लगेगी। भाई ये पर देखिए मशीन तेल डालते हुए ये दिख रहा है आपको कि इस वाली फ़ोटो में मशीन तेल डाला जा रहा है ताकि यहाँ पर घर्षण बल कम हो जाए और आप आराम से बिना ज़्यादा मेहनत लगाए क्या कर सकें, साइकिल को चला सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉलिश करके, ठीक, पॉलिश करना है कि सतह के मध्य अनियमितता को समाप्त करने हेतु इन्हें उच्च पॉलिश किया जाता है, जिससे सतह चिकनी हो जाती है, फलस्वरूप घर्षण कम हो जाता है। कि अगर कोई भी सतह ले लीजिए और सतह जो है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, ख़राब है, भाई इसमें आप सब में पॉलिश कर दीजिए, वो भी बिल्कुल बराबर की इसमें। ठीक, पॉलिश बराबर जब आप करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जितने भी छिद्र थे इसमें, जितने भी अनइवन पार्ट्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, भर गए, इवन हो गए। और इवन होने के बाद क्या हुआ, इवन होने के बाद इसमें घर्षण बल जो हो गया 0 हो गया। आप देखोगे कि ऊपर की जो सतह है ये बढ़िया चिकनी सी हो चुकी है और सतह पे घर्षण बल कैसा हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यही कारण है कि हम पॉलिश कर सकते हैं जिस घर्षण बल को कम करने के लिए। उसके बाद अगला देखते हैं, बहुत महीन चूर्ण का प्रयोग करके। भाई ऐसा होता है कि मशीनों में इतने इंटरनल छोटे महीन पार्ट्स होते हैं कि वहाँ तेल भी नहीं पहुँच पाता। ठीक, तो क्या किया जाता है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, उसका चूर्ण बना लिया जाता है और उसे मशीनों के ऊपर छिड़क दिया जाता है, और छिड़क के कई सतहों में छिड़का जाता है। एक सतह में नहीं कि एक बार छिड़क दिया और काम खत्म, नहीं, आज एक छिड़क दिया फिर थोड़ा सा ऐसे, ताकि वो अंदर के अंदर तक के पार्ट में पहुंच सके और वहाँ पर जम जाए। ठीक है, और क्या कम कर दे, घर्षण को कम कर दे। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, टेल्कम पाउडर का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है जब हम थोड़ा
थोड़ा सा टेल्कम पाउडर कैरम बोर्ड पर छिड़क देते हैं तो कैरम बोर्ड की सतह एवं गोटियों के मध्य घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण स्ट्राइकर व गोटियां आसानी से फिसलती हैं। ये तो आपने खुद घर पे भी करके देखा होगा कि ले लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका कैरम बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है और इस पे गोटियां रखी हैं, फिसलने में दिक्कत कर रही हैं, तो कुछ नहीं, कोई भी पाउडर लीजिए और इस पर छिड़क दीजिए। आप पाउडर छिड़केंगे तो इसकी बोर्ड की जो ऊपर की सतह टेढ़ी मेढ़ी है उस पर भर जाएगा पाउडर। क्या भर जाएगा? पाउडर, जिसकी वजह से ऊपर की सतह चिकनी हो जाएगी और आराम से गोटियां फिसल पाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है और इसे पीसकर एक महीन चूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। इस चूर्ण का प्रयोग मशीनों के भागों के मध्य स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां तेल नहीं डाला जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि पाउडर तो हर जगह डाला जा सकता है, लेकिन तेल जो होता है यह भी डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन पहुंचता नहीं है हर जगह। तो इसको भाई चीज़ों को हमको तो क्या करना है, चीज़ों को हमको घर्षण कम करना है चीज़ों में, तो इसके लिए हम क्या डाल देते हैं? ग्रेफाइट पाउडर, ताकि कम से कम घर्षण हो और हमारी मशीन लंबे टाइम तक बिना गर्म हुए आराम से चल सके। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं कि 5वां पॉइंट है धारा रेखीय आकार बनाकर। धारा रेखीय आकार कौन सा वाला था भाई? धारा रेखीय आकार चिड़िया का आकार और मछली का आकार और हवाई जहाज का आकार और बोट का आकार, वो सब धारा रेखीय थे। तो आप धारा रेखीय आकार बनाकर भी घर्षण को घर्षण जो है घटा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि द्रवों और वायु द्वारा लगने वाले घर्षण को कम करने के लिए जहाज़ों एवं वायुयानों का आकार धारा रेखीय बनाया जाता है। धारा रेखीय आकार के अंतर्गत वस्तु सामने से पतली व मध्य से चौड़ी होती है। सामने से यहाँ से ये पतली होती है और मध्य से कैसी होती है? चौड़ी होती है, ताकि यहाँ पर घर्षण बल कम हो जाए और कम होने की वजह से वस्तु या फिर जो भी चीज़ मूव कर रही है, हवाई जहाज या चिड़िया, यह आराम से आगे बढ़ सके। इसके बाद 6वां पॉइंट देख लेते हैं। 6वां पॉइंट है साबुन के विलयन का प्रयोग कर। भाई साबुन आपने इस्तेमाल करते ही हैं, रोज़ नहाते हैं, तो कितना चिकना होता है। अब चिकनाहट जो है वो क्या करती है? वो सारे के सारे गड्ढों को, किसी भी खराब सतह के गड्ढों को भर देती है और भर कर उसको चिकनी बना देती है, जिससे कि क्या होता है? जिससे कि घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि साबुन के विलयन का प्रयोग काटने एवं घिसने वाले यंत्रों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जब हम लोहे की आरी से कुछ काटते हैं तो थोड़ा सा, लोहे की आरी से अगर आप लोहा ही काट रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आप क्या साबुन का पानी या फिर सर्फ का पानी या नॉर्मल पानी भी डालते जाएंगे ना, तो वो जल्दी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी से क्या हुआ? घर्षण कम हो गया और साबुन के पानी से तो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें बॉल बेयरिंग का प्रयोग कर मशीनों को अगर लंबे टाइम तक बिना गर्म हुए आपको चलाना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसमें बॉल बेयरिंग लगा लें। तो मशीनों में घर्षण को कम करने हेतु बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये स्टील की छोटी छोटी गेंदें होती हैं जिन्हें मशीन के गतिमान भागों के मध्य रखा जाता है। आप इन्हें साइकिल के पहिए में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं। अगला पन्ने में मैं आपको समझाऊंगी कि बॉल बेयरिंग कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पर खुद ही बना हुआ है। इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी भी की हुई है यहाँ पर और बताया भी है डिज़ाइन बॉल बेयरिंग का। तो डिज़ाइन पहले समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि देख सकते हैं यह घर्षण को कम करके बहुत सी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाती है। यहाँ पर देखिए ये एक बाहर का आवरण गोल है, ठीक, पूरा मेटालिक है, और ये एक अंदर का गोल आवरण बना हुआ है, ये भी मेटालिक है। इन दोनों के बीच में मार्बल या कंचों जैसी मेटल की गेंदें, बहुत महीन महीन गेंदें डाल दी जाती हैं, जिससे कि क्या होगा? अगर ऊपर वाली सतह को ऐसे घूमना है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, और नीचे वाली सतह को ऐसे घूमना है इस डायरेक्शन में, तो लगने वाला घर्षण बल कम हो
और उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कम हो, हीट कम हो जाए और यह दोनों पार्ट आराम से बिना घिसे लंबे वक्त तक काम कर सकें। ठीक है, ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके से भी दिखता है, तो आप इसको और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि क्रियाकलाप समझ लें, तो ये आप घर पे भी बॉल बेयरिंग बना के देख सकते हैं। इस वाले क्रियाकलाप में यही बताया गया है कि किस तरीके से आप बॉल बेयरिंग को अपने घर में बनाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें कैसे घर्षण को कम करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। चलिए उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य दिया ही इसलिए जाता है कि हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो पढ़ सकें। तो उद्देश्य बॉल बेयरिंग का मॉडल बनाना, हमें बॉल बेयरिंग का मॉडल बनाना है यहाँ पर। फिर आवश्यक सामग्री है विभिन्न आकार के बोतल के 3 ढक्कन, कांच के कंचे और कुछ पुस्तकें। कुल मिला के हमें 3 ढक्कन लेने हैं, 1, 2 और ये 3। ये सबसे बड़ा है तो आप इसको जो है 3 नंबर दे दीजिए। ये सबसे छोटा है, इसको 1 दे दीजिए और बीच वाले को आप 2 दे दीजिए। तो कुल मिला के हमने 3 ढक्कन लेने हैं अलग अलग आकार के। उसके बाद देखिए सबसे छोटे आकार वाले ढक्कन को मध्य आकार वाले ढक्कन के अंदर रखिए। 2 ढक्कन देखिए, ये छोटा वाला 1 नंबर जो है ना वो ये है 1 नंबर, और जो 2 नंबर है ये बाहर वाली सतह आपको दिख रही है। तो एक के अंदर एक आप दोनों रख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, अब दोनों ढक्कनों के किनारों पर कांच के कुछ कंचे रखिए। इस प्रकार कंचे की एक श्रृंखला तैयार होती है। भाई कंचे ये देखिए ये रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर रखना शुरू करिए। जैसे कि आप माला बनाते हैं ना, उसी तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितनी भी इसमें जगह है उतने आप कंचे भर दीजिए। अब देखेंगे कि आप सबसे बड़े वाले ढक्कन को इनके ऊपर इसी प्रकार से रखें। अब आप क्या करें कि ये जो 3 नंबर वाला ढक्कन है ना, उसको, ये दोनों ढक्कन बन चुके हैं, अब आप 3 वाले को भी यहाँ पर रख लीजिए और इसके बीच में भी कंचे लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंचे की एक लाइन बन जाएगी। तो अब मतलब 2 आपके तीनों ढक्कन एक ही साथ रखे जा चुके हैं कंचों के साथ। ठीक है, कि ये कंचों के अतिरिक्त किसी और को ना छुएं। अब सबसे बड़े ढक्कन के ऊपर एक पुस्तक को रखकर इसे घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या ये आसानी से घूमता है? अब कभी आप सभी कंचों को निकालकर शेष प्रक्रिया को दोहराइए। आप क्या अंतर पाते हैं? मतलब जब हमने यहाँ पर कंचों को रख लिया, ठीक है, और तीनों ढक्कनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंचों के साथ मिला लिया, तो उसके ऊपर आप एक रखिए क्या, किताब को रखिए और हाथ से उसको फिसल कर उसको आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप आगे पीछे करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि किताब बड़े आराम से आगे पीछे हो रही है। ठीक है, जब किताब बड़े आराम से आगे पीछे हो रही है, इसका मतलब ये है कि किताब बड़े आराम से आगे पीछे हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ही कम क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पर से कंचे हटा लेंगे, किताब को खिसकाएंगे, तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन या फिर जो घर्षण है वो बल बढ़ गया और बहुत मुश्किल से किताब आगे बढ़ रही है। तो अवलोकन ये है कि आप पाएंगे कि जब ढक्कन के मध्य में कंचों का प्रयोग किया जाता है तो पुस्तक आसानी से घूमती है। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष निकालते हैं कि बॉल बेयरिंग घर्षण को घटाती हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि बॉल बेयरिंग क्या काम करती हैं। तो बॉल बेयरिंग जो है वो घर्षण को कम करने का काम करती हैं। और अब तो आप बॉल बेयरिंग घर पे बनाना भी सीख गए हैं, है ना। तो ये आप घर पे बना सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसे काम करती है। अब इसके बाद देखिए आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि ये है कि पहियों का प्रयोग कर आप आज ये जो पहियों का प्रयोग है ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम ऐसे सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रॉलर लेते हैं जिनमें क्या लगे होते हैं, जिनमें पहिए लगे होते हैं, ताकि आप आराम से उनको खींच सकें, ताकि कितना भी उसमें वजन भरा हो तो भी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें होता क्या। इसमें ये होता है कि जब सूटकेस जिनके पहिए हों, जब हम उनको आगे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, ये सतह है और इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे तो ये होगा कि पहिए घूम रहे हैं और घूमने की वजह से बहुत ही कम टाइम सरफेस को छूते हैं, बहुत ही कम टाइम ये इस
वाले सतह को छू पाते हैं और कम टाइम सतह को छूने की वजह से घर्षण बल कम लगता है और कम लगने की वजह से हम आसानी से उसे खींच कर ले जा सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गतिमान सतहों के मध्य पहियों का प्रयोग करके भी घर्षण को घटाया जा सकता है। ठीक, हम जानते हैं कि गतिक घर्षण की अपेक्षा लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है। यही कारण है कि बहुत ही भारी वस्तुओं जैसे सूटकेस, यात्री बैग आदि में पहिए लगाए जाते हैं। इन पहियों को रोल कर कहा जाता है। रोलर आप नॉर्मली समझ लो कि रोलर कहते हैं या चक्के कहते हैं। तो रोलर घर्षण को कम करते हैं जिससे भारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो जब ये चक्के लगा दिए जाते हैं तो चक्कों से बड़ी आसानी से क्या होता है, चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सुनने के लिए, और जो बातें आपको नहीं समझ में आई हो उसको आप मैसेज करके एक बार पूछ भी सकते हैं हमसे। ठीक, और थैंक यू। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।